नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में पार्टी के अंदर जो अपनी बढ़त बनाई है, पार्टी कम कहूँगा बल्कि देश में जो हिंदुत्व के नाम पर ब्रांडिंग खड़ी की है, उसने दिल्ली दरबार में कुछ खलबली तो मचाई है। पूरे आप भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, मंत्रियों में, नौकरशाही में अगर बात करेंगे तो लगेगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में एक तूफान मचा दिया है। मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे बहुत अच्छे संबंध रिश्ते रहते हैं, कम से कम संघ में और भाजपा में। रिश्ते इसलिए रहते हैं कि मैं कभी किसी से कोई काम को नहीं कहता, लेकिन खबरें उनको यकीन होता है कि मैं उनका नाम सामने नहीं लाऊंगा, खबरें जो बताएंगे वो पुष्ट होंगी तो मैं चलाऊंगा। तो इस नाते से मुझे दिल्ली दरबार और संघ के नागपुर कार्यालय से भी कुछ कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं। उन जानकारियों के आधार पर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं है। आप गोदी मीडिया के चैनलों से, गोदी मीडिया के अखबारों से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपको कुछ बताएंगे, तो वो संभव नहीं है। मैं अच्छा बात शुरू करूँ उससे पहले एक अच्छी खुशखबरी आपको बताता हूँ कि देखिए, ये हमारा नेशनल चैनल है जो आप देख रहे हैं, 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोग मुझसे कहते थे कि उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए एक अलग चैनल बनाओ, तो आप साइड में देख रहे होंगे ये 4 PM यूपी है। अगर आपको उत्तर प्रदेश की खबरों में रुचि है तो आप इस चैनल पे जाइए 4 PM यूपी पे और इसको सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राज्य ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद आता था, वो बिहार है। बिहार की राजनीति, बिहार की सोच, बिहार के लोग मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। बिहार कई बार क्रांति सोचता है, क्रांति लिखता है, क्रांति बोलता है। तो मैंने सोचा कि बिहार में शुरुआत करें, तो आप सबके आशीर्वाद से 4 PM बिहार भी शुरू हो गया है। तो अगर आपको बिहार की खबरों में रुचि है तो आप 4 PM बिहार साइड में आप देख रहे होंगे, आपने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में 4 PM बिहार डालेंगे तो 4 PM बिहार खुल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए। 4 PM यूपी सब्सक्राइब करिए। ये हमारा नेशनल चैनल है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, इससे तो आप जुड़े ही रहते हैं। तो मैं बात शुरू कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा दौर में ऊपर से तो सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़ी महामारी चल रही है। दूसरी बात कि ज़्यादातर नेता बस इसी चिंता में मग्न है कि नरेंद्र मोदी के 75 साल होने के बाद, मतलब 26 सितंबर 2025 के बाद पार्टी का पोस्टर बॉय कौन बनेगा। इसी जद्दोजहद में नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से रुखसत कर दिया गया, क्योंकि नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कहीं बात चलती थी तो वो कहते थे भाई, मोदी मंत्रिमंडल में अगर कोई सबसे ज़्यादा बढ़िया मिनिस्टर काम कर रहा है तो वो नितिन गडकरी का नाम आता था। और नितिन गडकरी जब नाम आता था तो बाकी जैसे मिनिस्टर हैं वो कहते थे कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से हमने ये काम किया। गडकरी कभी ऐसा नहीं करते थे। वो तो खुद ही रोड पे निकल जाते थे, चाय का गिलास लेते थे और 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते थे। देखते थे भाई हाईवे जो है वो चाय छलक तो नहीं रही है। तो उनको बहुत ब्रांड माना गया, डेवलपमेंट का ब्रांड माना गया, और शायद यही उनकी ब्रांडिंग जो होती है। राजनीति में कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देखता, इसलिए उनको रुखसत कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस के पर कतर दिए गए पार्टी के अंदर बहुत बुरी तरह से। संजय जोशी की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें वापस नहीं लिया गया। लिहाजा अब ये जंग सिर्फ बीजेपी की सारी जंग दो नेताओं के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके एक छोर पर चाणक्य हैं तो दूसरे छोर पर ब्रांड हिंदुत्व की नई पहचान, सूट फूट वाली नहीं बल्कि भगवा पहचान। जी, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच छिड़े हुए अघोषित वर्चस्व की लड़ाई को। इस लड़ाई को देखकर 90 के दशक में टीवी सीरियल चंद्रकांता अगर आपने देखी होगी तो उसके घात प्रतिघात की याद आ जाती है। दोनों भाजपा नेताओं की इस जंग में दांव पेच, ईगो क्लेश, इमोशनल ड्रामा, थ्रिल सब कुछ मिलेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बीच इन दोनों की या दोनों में से किसी एक की कितनी स्वीकार्यता है, ये अब भी सवालों के घेरे में है। दोनों नेताओं की अपनी अपनी खूबियां हैं तो अपनी अपनी वीकनेस भी हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इन दोनों नेताओं की खूबियों की और इनकी कमियों की, और चर्चा करेंगे कि अगर ये खूबियां, ये कमियां इनको कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। हम इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 2024 के बाद भारत और वैश्विक परिदृश्य में जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, उसमें कौन इंडियन मिडिल क्लास को लुभाने में कामयाब होता है। याद रखिए, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए,
नेताओं की लोकप्रियता का थर्मामीटर मिडिल क्लास ही होता है। अब हम बात करते हैं एक एक बिंदु करके। पहला बिंदु, अमित शाह गुजरात से आते हैं जहां केवल 26 लोकसभा सीटें हैं। देखिए 2013 में गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी का दिल्ली का रास्ता इसलिए आसान था क्योंकि तब किसी भी बड़े राज्य जहाँ 40 से ज़्यादा लोकसभा सीटें वहाँ पे भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं था जो मोदी की दावेदारी को काउंटर कर सके। सुशील मोदी, गोपीनाथ मुंडे या राजनाथ सिंह, किसी के पास अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी नहीं थी। लिहाजा नरेंद्र मोदी का कोई विरोध पार्टी फोरम पर नहीं हो सका। आज पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में बेहद ताकतवर है और ऐसी परिस्थिति में अमित शाह मोदी जैसा वर्चस्व कायम कर पाएंगे, इसमें संदेह है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी के उभार के दौर के बाद पार्टी के पास पैसे नहीं थे, संसाधन की कमी थी, जिस वजह से कारपोरेट लॉबी से नजदीक रखने वाले मोदी कामयाब हो गए। लेकिन आज तो पार्टी के पास पैसे ही पैसा है, पार्टी के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। लिहाजा अमित शाह की संसाधनों के मामले में अहमियत बहुत मायने नहीं रखती। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उनके कारपोरेट से तो अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अडानी से उनके संबंध बेहद खराब कराए बताए जाते हैं और यही फायदा योगी आदित्यनाथ उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अडानी से अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखे हैं। अडानी की जितनी परियोजनाएं हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे उनके कोयले के मामला हो, मतलब छोटा इलाहाबाद में सोचिए आप 1000 करोड़ के आसपास का सीवरेज प्लांट का काम तो वो भी अडानी को दिया। तो योगी सरकार ने अडानी के साथ अच्छे रिश्ते रखे हैं, जबकि अमित शाह के संबंध अडानी से खराब बताए जाते हैं। चौथा पॉइंट, अमित शाह का अल्पसंख्यक जैन धर्म से ताल्लुक होना भी आरएसएस में उनकी स्वीकारता की ये राह में एक बड़ा रोड़ा है। आरएसएस चाहता है शुद्ध हिंदुत्व, मतलब जो भगवा वाला हो। लेकिन अमित शाह की चुनाव प्रबंधन, जैसे पन्ना प्रमुख के द्वारा बूथ मैनेजमेंट, जिला और ब्लॉक इकाइयों को चुस्त दुरुस्त रखना, चुनाव से पहले ही लोकल लेवल से सब लोगों से सीधे संपर्क रखना, उन्हें ऑन डिमांड संसाधन उपलब्ध कराना, इसकी कला में कोई सानी नहीं है। आपको चुनाव हो, कार्यकर्ता गली मोहल्ले में कहीं हो, अमित शाह पलक झपकते ही संसाधन मौजूदा करा देते हैं। भाजपा में कोई दूसरा नेता नहीं है जो इस लेवल पर जाकर माइक्रो मैनेजमेंट कर सके। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार सीएम बने तो 5 साल तक सत्ता में रहे। तब वो इलेक्टेड नहीं थे बल्कि सेलेक्टेड सीएम थे। पार्टी ने तब उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन दूसरी बार जब योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की नौबत आई तब दिल्ली के अथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में अखिलेश यादव के गठबंधन के मुकाबले करीब 5.5% ज़्यादा वोट मिले और सत्ता में पुनर्वापसी भाजपा की हो सकी और यहीं पर योगी का दिल्ली का दावा कमजोर पड़ता दिखा। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मठ की विरासत के सहारे सियासत में आए हैं, उस गोरखनाथ मठ का इतिहास आरएसएस और उसकी विचारधारा के उलट रहा है। दशकों तक आरएसएस की गोरखनाथ पीठ के महंतों के साथ खुली अदावत रही है। दरअसल गोरखनाथ पीठ एक सेकुलर पीठ मानी जाती रही है। उस इलाकों में मुसलमानों के कई गांव मठ के अनुयायी रहे हैं और आज भी अगर आप गोरखनाथ पीठ के मठ जाएंगे तो आसपास मुसलमानों की बहुत दुकानें हैं, भली योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हो और मुस्लिमों के विरोध की हो। संघ इस मामले में अटकता है और देखता है कि मठ का पिछला इतिहास क्या है। अब देखने की वाली बात होगी कि ये दावा कितना आगे बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ पर नागपुर के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगता है। कई बार तो वो संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले से भी मिलने से मना कर चुके हैं। गोरखपुर जाकर चले बैठ गए, पिछली बार हमने देखा था। जबकि इसके ठीक विपरीत अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि यदि नागपुर उन्हें कोई टास्क देता है तो वे उसे सबसे ऊपर रखते हैं और तत्काल पूरा करते हैं। योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का भी आरोप लगता रहा है और ऐसे में संघ पिछड़ों और दलितों को जोड़ के जातिवाद वाली बात से कितना उभरेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। योगी जी के बारे में ये भी माना जाता है कि यूपी में उन्हें पिछड़े वर्ग का वोट मोदी जी की वजह से मिलता है। अगले वर्ग में भी क्षत्रिय को छोड़ के दूसरे वर्गों में उनकी दूसरे जो बिरादरी है उनकी स्वीकारता पर गंभीर सवाल है। ऐसे में संघ उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी बनाने में रुचि लेगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। प्रशासनिक मामलों में भी वे बहुत बेहतर मॉडल पेश नहीं कर पाए हैं, सिवाय इनके कि राज्य की प्रशासन को पुलिस स्टेट में बदलने का उनके ऊपर आरोप लगता रहता है। लेकिन आम आदमी की तरक्की का कोई मॉडल सामने रखने में योगी अभी तक नाकाम रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह पर भी ऐसा आरोप लगता रहा है कि सीबीआई और ईडी के वो लगातार दुरुपयोग करते रहते हैं।
ऐसी हालत में योगी बनाम अमित शाह की जंग में 2024 के बाद की परिस्थिति में कौन भारी पड़े कहना मुश्किल है। कहीं नीतीश कुमार, अखिलेश, जयंत, राजभर, तेजस्वी मतलब राजभर चले गए हैं, वापस भी आ सकते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के सहारे उत्तर भारत में पिछड़ों के नए मॉडल के मसीहा बनकर उभरते दिखेंगे। तो उस परिस्थिति में काउंटर करने के लिए कि योगी को कहीं अपनी सीट भी किसी पिछड़ी नेता के लिए खाली करना पड़ सकती है, ये भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में है। भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो मानिए, जब तक भाजपा में मोदी युग चलता रहेगा, अमित शाह योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ते रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो देश भर में अपनी छवि बनाई है, हिंदुत्व की छवि बनाई है, उससे अमित शाह परेशान हैं। योगी मास लीडर भी कहे जा सकते हैं। योगी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है। योगी जहां जाते हैं, उत्तर प्रदेश में वो भली कम नजर आ रहे हों, लेकिन जब देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो योगी की सभाओं में भीड़ आती है। योगी हिंदुत्व का ब्रांड है और अकेले मुख्यमंत्री हैं जो भगवा पहनते हैं। ये भगवा आरएसएस को पसंद आता है और लगता है भगवा पहनने वाला व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात करेंगे तो जो हिंदुत्व का मॉडल है वो काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात ठीक है कि कौन भारी पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के बीच में ये बात बड़ी जोर शोर से है कि अमित शाह और योगी के आपस में रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और पार्टी पर इसका असर पड़ रहा है। राजनीति की ऐसी इस बातों को समझना हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो खरा खरा सच बोलेगा। थैंक यू।